गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव। उस गांव में रोज रात को कोई ना कोई अनहोनी होनी निश्चित थी, क्योंकि उस गांव की जो सीमा थी वो सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। उसी गांव में एक घर था जिस घर में सेठ धनसूक लाल रहता था। वो बड़ा ही कठोर मन का और बेईमान स्वभाव का था। एक रात की बात है। अबे ओ रामू, तू अभी तक यही खड़ा है? तुझे समझ नहीं आता कि आसमान में बादल कितने घने हैं? अगर रात को बारिश हो गई तो मेरे खेत की मेड़ टूट जाएगी और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये पकड़ फावड़ा और अभी के अभी खेत पर जा और खेतों की सारी मेड़ ठीक करके घर वापस आ, समझा? अब जल्दी निकल। लेकिन सेठ जी, रात के 8 बज रहे हैं और चारों तरफ अंधेरा इतना घना है कि अपनी उंगली भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से वो घना डरावना जंगल वाला रास्ता। इस वक्त वहां से जाना खतरे से खाली नहीं है मालिक। अरे रामू, बहाने बनाना बंद कर। अरे वो रामू, तू इतना डर क्यों रहा है बे? फावड़ा तेरे हाथ में है। लोहा साथ रखने से भूत प्रेत पास नहीं आते। तुझे फसल की चिंता है या अपने झूठे डर की? अगर आज खेतों का पूरा काम नहीं हुआ तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, और अपनी पिछली पगार भी भूल जाना। जी मालिक, अभी जाता हूं। बस अपनी दुआ साथ रखिएगा। रामू ने भारी मन से फावड़ा उठाया और अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। रात के ठीक 8 बज चुके थे। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था, जिससे रास्ता और भी डरावना लग रहा था। रामू अपना फावड़ा लेकर सेठ के खेतों की तरफ जा रहा था, लेकिन रामू को रास्ते से भयानक डरा देने वाले आवाजें सुनाई देने लगी। रामू ये देख के डर के मारे खेतों की तरफ भागने लगता है। भागते भागते रामू आखिरकार सेठ के खेतों में पहुंच गया। शुक्र है भगवान का कि आज मैं बच गया। सेठ को भी क्या आन पड़ी थी कि इतने रात को मुझे फावड़ा लेके खेतों में मेड़ लगाने भेज दिया। अगर मेड़ लगवानी ही थी तो दिन में भी लगा सकते थे। ये सब बोल के रामू ने अपना फावड़ा उठाया और खेतों की मेड़ को फावड़े से खोदने लगा। जैसे ही रामू ने अपना काम शुरू किया, तभी अचानक दूर से कहीं उसको किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। रामू डर जाता है उसके शरीर से और सर से पसीना बहना लगता है। जैसे ही रामू को आवाज सुनाई दी, रामू अपना फावड़ा जमीन पे रख देता है और सामने देखता है तो उसको एक दूर खेतों में एक औरत की काली परछाई हंसते हुए दिखाई देने लगी। ये सब देख के रामू डर के मारे फावड़ा उधर ही रख के वहां से भागने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको रास्ते से आते हुए गांव का एक बुजुर्ग इंसान एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में लकड़ी लेके आता हुआ दिखाई देने लगता है। वो गांव के सोमू काका थे। जैसे ही रामू सोमू काका के नजदीक आया, उसके शरीर से डर के मारे पसीना निकल रहा था और रामू बहुत ही डरा हुआ था। अरे क्या हुआ रामू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और तू रात को इस जंगल के रास्ते से कहाँ गया हुआ था? सोमू काका, मैं सेठ के खेतों में मेड़ लगवाने गया हुआ था, लेकिन जब मैं सेठ के खेतों पर काम कर रहा था तो मुझे सेठ के खेत पे एक औरत की परछाई दिखाई दी और वो जोर जोर से मुझे देख के हंस रही थी। ये सब देख के मैं भागता हुआ गांव की तरफ जा रहा हूँ। अरे तो रामू, तुझे खेतों में काम करने जाना ही था, तो तू दिन में क्यों नहीं गया? रात में कोई खेतों में काम करने जाता है क्या? सोमू काका, लेकिन आज मौसम खराब था और बरसात आने की संभावना थी, इसलिए इतने रात को मुझे सेठ ने फावड़ा लेके अपने खेतों में मेड़ खोदने भेजा। रामू, तू अभी बहुत डरा हुआ है और रास्ता भी बहुत सुनसान है, और तेरे पास तो आगे का रास्ता दिखाई देने के लिए ना तो टॉर्च है ना ही लालटेन, तो तू घर कैसे जाएगा? तू एक काम कर, ये ले मेरी लालटेन और तू जल्दी घर लौट जा। लेकिन सोमू काका, अगर आप मुझे ये आपकी लालटेन दोगे तो आप कैसे खेत जाओगे? रामू, तू मेरी टेंशन मत ले, मेरा खेत यही पास में है। मैं बिना लालटेन लेके ही मेरे खेत चला जाऊंगा। लालटेन की जरूरत मेरे से ज्यादा तुझे है, क्योंकि यहाँ से गांव बहुत दूर है। ये ले लालटेन और बिना रुके तू गांव लौट जा।
और ये मेरे हाथ में जो लकड़ी है उसको भी तू अपने साथ लेकर जा। अगर रास्ते में कोई तुमको मिले तो ये लकड़ी तेरे काम आएगी। सोमू काका ने रामू को अपनी लालटेन और लकड़ी दी और रामू अंधेरे रास्ते से लालटेन लेके गांव के तरफ निकल पड़ा। चलते चलते अचानक उसे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। वो रुक जाता है। कौन है वहां? अगर कोई है तो मेरे सामने आ जा। कल्लू तू है क्या? अगर तू है तो मुझे डराने की कोशिश मत कर। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। जल्दी मेरे सामने आ, नहीं तो मेरे हाथ में जो लकड़ी है उससे मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन सामने से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। सिर्फ जवाब में जंगली सियार के रोने की और जंगली उल्लुओं की आवाज आ रही थी। रामू जल्दी जल्दी रास्ते से चलने लगा। उसने अपने कदम और तेज किए। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे सड़क के बीचों बीच एक काला साया खड़ा दिखा। वो साया करीब 7 फुट लंबा था और उसकी कोई शक्ल नहीं थी। रामू की चीख निकल गई। वो जान बचाकर गांव की तरफ भागा। गांव के मुहाने पर हरिराम की चाय की दुकान थी। वहां लालटेन जल रही थी। अरे वो हरिराम, दिन ब दिन तू कंजूस होता जा रहा है। कुछ दिन से चाय तो अच्छी बन रही है, लेकिन चाय में तूने अदरक डालना कम कर दिया है बे हरिराम। आज चाय में अदरक जरा ज्यादा डालना, क्योंकि आज ठंड कुछ ज्यादा ही है और ये सन्नाटा भी मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे गांव में आज रात कोई अनहोनी होने वाली है। मुखिया जी, आप टेंशन मत लो। आज ही मैंने बाजार से ताज़ा अदरक लाया हूँ। आज तो मैं आपको कड़क अदरक वाली मीठी मीठी चाय पिलाऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ, चाय बन ही रही है। बस अभी लाया मुखिया जी। वैसे मुखिया जी, आज अपने गांव का माहौल कुछ भारी भारी सा नहीं लग रहा आप लोगों को? सही कह रहे हो हरिराम। हवा ऐसी चल रही है जैसे कोई पास खड़े होकर कान में फुसफुसा रहा हो। मनोहर, तू चुप क्यों है? तू तो बड़ा बहादुर बनता था कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो आज तुझे क्या हुआ रे मनोहर? तुझे भी डर लग रहा है क्या बावले? डर की बात नहीं है शंभू, पर आज उस पुरानी हवेली की तरफ से जो हवा आ रही है उसमें अजीब सी गंध है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। मुझे लगता है आज किसी का बाहर निकलना ठीक नहीं है। छोड़ो ये सब बातें। हरिराम, जल्दी चाय पिला यार। देखो बातों बातों में रात के 9 बज गए हैं। अब हम सबको भी अपने अपने घर निकलना है। ये रात कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। तभी अंधेरे को चीरता हुआ रामू भागता हुआ चाय की दुकान पे आया। उसके एक हाथ में सोमू काका की दी हुई लालटेन और दूसरे हाथ में बड़ी सी लकड़ी थी। जब रामू चाय की दुकान पे आया तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कपड़े पसीने से तरबतर थे और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। ये सब देख के चाय की दुकान पे बैठे सभी लोग चौंक कर रामू के ओर देखने लगे। अरे रामू, क्या हुआ रे? ऐसे पागलों की तरह से भागता हुआ क्यों आ रहा है? और तू ये लालटेन और लकड़ी लेके कहाँ गया था? तू क्यों भाग रहा है जैसे यमराज को देख लिया हो और यमराज तेरे आत्मा को लेने तेरे पास आ रहा हो? क्यों, क्या हुआ? अरे रामू, क्या हुआ? होश में आ बेटा, यहाँ हम सब बैठे हैं। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शंभू, मैं सेठ के खेतों पे मेड़ लगवाने गया था। जब मैं सेठ के खेतों में काम कर रहा था तो वहां मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी और वो मुझे देख के जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देख के मैं भागते हुए जंगल के रास्ते से गांव वापस लौट आया। रास्ते में मुझे सोमू काका दिखाई दिए। उन्होंने मुझे अपनी लालटेन और ये लकड़ी दी। उसके बाद मुझे और रास्ते के बीच में एक काला साया दिखाई दिया। जैसे तैसे मैं भागता हुआ यहां तक पहुंच गया। रामू की ये डरावनी बात सुन के सब लोग सन्न रह गए। रामू भाई, तू कौन से रास्ते से आया है पहले ये बता। वही जंगल के पुरानी हवेली वाले रास्ते से। जैसे ही रामू ने उस पुरानी हवेली का नाम लिया, वैसे ही चाय के दुकान पर सन्नाटा छा गया। तभी शंभू ने रामू से डरते हुए कहा, रामू, ये तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना कि उस रास्ते पर जो भी साया देखता है वो कभी गांव की सीमा तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन तेरी तकदीर आज बहुत अच्छी है
कि तू आज इस गांव में सुरक्षित पहुंच पाया। रामू, तू खुशकिस्मत है कि सही सलामत यहाँ पहुंच गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। तूने कहा कि रास्ते में तुझे सोमू काका मिले और उन्होंने तुझे ये लालटेन और लकड़ी दी। हाँ मुखिया जी, सोमू काका ही थे। वो अपने खेत की तरफ जा रहे थे। अगर वो ना मिलते तो मैं उस अंधेरे में रास्ता ही भटक जाता। उन्होंने ही अपनी लालटेन देकर मेरी जान बचाई। रामू भाई, होश में तो हो? सुमू काका तो पिछले महीने ही शहर के अस्पताल में गुजर गए थे। गांव के शमशान में उनकी चिता को तो मैंने खुद अग्नि देते हुए देखा था। तो वो आज तुम्हें खेत के रास्ते पर कैसे मिल सकते हैं? हरिराम की ये बात सुन के दुकान पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर दहशत फैल गई। हवा का एक तेज झोंका आया और दुकान पर टंगी लालटेन बुझते बुझते बची। सन्नाटा ऐसा था कि सबकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। रामू, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गांव की सरहद पर आज सायों का पहरा है। चलो भाइयों, सब अपने अपने घर निकलो। मुखिया जी, शंभू और मनोहर और रामू डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल पड़े। जब रामू अपने घर लौट रहा था तो रामू का शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते कदमों से अपनी बस्ती की तरफ भागा। गली के कुत्तों के रोने की आवाजें उसे और डरा रही थीं। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने जोर जोर से किवाड़ पीटना शुरू कर दिया। रेखा, दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं हूँ रामू। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला, रामू घर के अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए क्यों हो? आपके हाथ पांव पत्थर जैसे ठंडे पड़ गए हैं। और आप तो सेठ के घर हिसाब करने गए थे ना, तो फिर खेत का फावड़ा कहाँ गया? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? रेखा, आज मैंने मौत को करीब से देखा है। सेठ ने मुझे रात को ही अकेले जंगल वाले रास्ते से मेड़ ठीक करने खेत भेज दिया था। वहां उस खेत में एक परछाई थी जो एक औरत की थी। वो जोर जोर से मुझे देख के हंस रही थी। मैं वहां से भागते भागते घर के रास्ते से आ रहा था। तभी रास्ते में मुझे सोमू काका दिखाई दिए। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि अपने गांव के सोमू काका तो कई दिनों पहले मर चुके थे। उन्होंने ही मुझे लालटेन और लकड़ी दी। रामू अभी रेखा को अपनी बात सुना ही रहा था कि अचानक बाहर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे से सेठ धनसुख लाल आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ झलक रहा था। अबे ओ रामू, तू यहाँ घर में दुबक कर क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने खेत की मेड़ ठीक करने भेजा था, तो तू मेरे खेतों का काम अधूरा छोड़कर यहाँ बीवी के पल्लू में छिपकर बैठा है। मालिक, मेरी बात तो सुनिए। मैं खेत पर ही गया था जब मैं काम कर रहा था, लेकिन वहां कुछ ठीक नहीं है। मुझे आपके खेतों में एक औरत की काली परछाई दिखाई दी। वो बहुत भयानक तरीके से मुझे देख के जोर जोर से हंस रही थी। डर के मारे मेरा फावड़ा भी वहीं छूट गया। मालिक, वहां आज रात जाना मौत को दावत देने जैसा होगा। अबे ओए रामू, तू तो बड़ा कामचोर और डरपोक निकला। ये भूत प्रेत सब बहाने हैं ताकि तुझे काम ना करना पड़े। याद रख, अगर मेरे खेतों का काम पूरा नहीं हुआ तो पिछले महीने की फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। अभी के अभी खेत पर जा और फावड़ा लेकर मेड़ ठीक कर, वरना कल से इस गांव में तुझे कोई काम नहीं देगा। तू ऐसे नहीं जाएगा। तुझे डर लग रहा है ना, तो मैं भी तेरे साथ खेतों में आता हूं, देखता हूं कि कौन सी औरत वहां है। नहीं सेठ जी, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। क्या आपको इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? रात के इस पहर जब पूरा गांव डरा हुआ है, आप इन्हें दोबारा उस जंगल के रास्ते भेजना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, पर मेरे पति की जान खतरे में नहीं डालूंगी। जुबान मत लड़ा छोकरी। रामू, ये तेरा आखिरी मौका है। या तो अभी खेत पर मेरे साथ चल, या फिर हमेशा के लिए भूखा मरने को तैयार हो जा। गरीबी और सेठ की धमकी के आगे रामू मजबूर हो गया। तभी दोनों
सेठ धनसुखलाल और रामू उतने रात को खेतों में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद रामू और सेठ खेत की मेड़ पर पहुंचे। वहां अजीब सी शांति थी। न सियार के रोने की आवाज थी, न हवा की सरसराहट। उसने देखा उसका फावड़ा वहीं मिट्टी में गड़ा हुआ था। जैसे ही उसने फावड़ा हाथ में लिया, उसे फिर से अपने पीछे ठंडी सांसों का एहसास हुआ। तुम फिर आ गए रामू। मैंने तो तुम्हें जाने दिया था, लेकिन तुम्हारे मालिक की किस्मत में आज की रात आखिरी है। अच्छा हुआ तुम्हारा सेठ भी तुम्हारे साथ खेतों में आ गया है। देखो मालिक, मैंने आपको बोला था कि एक औरत की परछाई आपके खेतों में है, तो आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो आप अपनी आंखों से ही देख लो। तभी वो काला साया सेठ के सामने आ गया। वो साया अचानक सेठ की पहली पत्नी के रूप में बदल गया, जिसकी मौत कई साल पहले संदिग्ध हालात में हुई थी। वो रामू को नहीं, बल्कि सेठ को अपना शिकार बनाने आई थी। धनसुख लाल, तूने लालच के लिए मुझे इसी खेतों में जिंदा मार के जमीन में गाड़ दिया था। आज उसी मेड़ की मिट्टी में मैं तुझे दफन करूंगी। अचानक तेज हवा चली और सेठ को खींचते हुए वो साया अंधेरे खेत के बीच ले गया। रामू अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब गांव वाले खेत पर पहुंचे तो वहां न सेठ था और न ही कोई परछाई। बस सेठ की हाथ की घड़ी उस मेड़ पर पड़ी थी जहां कल रात रामू काम कर रहा था। उस दिन के बाद सेठ धनसुख लाल का कभी पता नहीं चला। रामू ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए रामू और उसकी पत्नी रेखा उस मनहूस गांव को छोड़कर निकल पड़े। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही सिख देने वाली हॉरर स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। टू बी कंटिन्यू, तू भूतिया टून वाला।